लेट्स कंटिन्यू। पीओएम यूनिट 1, जहाँ से हम लोगों ने सब क्वेश्चन छोड़ दिए थे, यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने यूनिट 1 में देखा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद देखे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हेनरी फेयोल और एफ डब्ल्यू टेलर पढ़ा। उसके बाद देखा व्हाट आर द मैनेजर स्किल्स, व्हाट आर द मैनेजर्स रोल्स, अलग अलग दो क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा एमबीओ प्रोसेस क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कवर किए। उसके बाद स्टार्ट किया था प्लानिंग, चैप्टर अलग था, तो उसमें पढ़ा था प्लानिंग की डेफिनेशन और उसके प्रोसेस क्या है। अब जाते हैं प्लानिंग के ही अंदर टाइप्स ऑफ प्लान, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। और जो ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना के अपने हिसाब से जैसा आपको लगता है वैसा लिख सकते हो, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान क्या है। द प्लानिंग प्रोसेस रिजल्ट इन सेवरल इंडिविजुअल प्लान। ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जब तुम प्लानिंग करते हो तो आप एक प्लान नहीं बनाते, आप ऑल्टरनेटिव प्लान भी बनाते हो, सपोर्टिंग प्लान भी बनाते हो, which are bound together for consistent operation. Such plan can be classified into standing plan and single use plan. दो प्रकार के प्लान बताए, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस में कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं, स्टैंडिंग प्लान प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एंड आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना किसी पीरियड के लिए, लंबे समय तक तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अनलेस देर इज चेंज इन द प्लान। जब तक कोई चेंजेस नहीं आता वहां तक आपने जो स्टैंडिंग प्लान तैयार किए है उसको तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस का मिशन क्या है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके बिजनेस की पॉलिसीज क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो सब चीज़ स्टैंडिंग प्लान में आती है। सेकंड आता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है कि ये वो प्लान है जो सिर्फ स्पेसिफिक समय के लिए होता है, यानी एक बार वो प्लान इस्तेमाल हो गया, दोबारा तुम वो प्लान को इनकम्प्लीट नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई गवर्नमेंट ने कोई डिक्लेरेशन दिया बिजनेस पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो कुछ समय के लिए आपको उसमें चेंजेस लाना पड़ा, तो आपने उस समय के मुताबिक चेंजेस ला के प्लान को इम्प्लीमेंट किया। अब वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। जैसे दे आर रिलेवेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड आफ्टर द लैप्स ऑफ दैट टाइम सच प्लान आर फॉर्मुलेटेड अगेन। मैंने बताया ना कि सिचुएशन चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे हिसाब से आपके स्टैंडिंग प्लान भी चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके बजट क्या है, आपका टारगेट क्या है, यानी जैसे जैसे आपके बिजनेस में चेंजेस आते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके स्टैंडिंग सिंगल यूज प्लान चेंज होते जाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं इसमें अलग अलग प्रकार देखा कि स्टैंडिंग प्लान क्या है, सिंगल यूज के अलग अलग पॉइंट, तो उसके रिगार्डिंग अपना टॉपिक देखते हैं। अब बेसिकली हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं, मिशन बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, गोल बोलो, विजन बोलो, सब एक है। बट इन मैनेजमेंट द होल टर्म, मिशन है, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, सब अलग अलग पॉइंट है। सबको डिटेल में देखते हैं, सबके बारीकियों को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं पर्पस और मिशन। ऑफ मिशन नहीं है, ये सुधार लेना, पर्पस और मिशन। एट थियरिकल लेवल देर इज डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। बेसिकली मैंने ऑलरेडी बता दिया, सबका मीनिंग अलग अलग है। अपनी लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में सबका मतलब एक ज होता है, हेतु। बट इन मैनेजमेंट हर टर्म्स कुछ ना कुछ अलग तरीके से स्पेसिफाई करता है। तो देखो देखते दोनों में डिफरेंस क्या है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। क्या है, तो मिशन हैज एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो इट रिलेट ऑर्गेनाइजेशन विद द सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट, इन विच इट ऑपरेट, यानी वो जो सोसाइटी में काम कर रहा है, जो मार्केट में काम कर रहा है, वहाँ के ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड वो काम करेगा। यानी इट रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन विद द सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट, जहाँ पे वो काम कर रहा है वो उसके हिसाब से डील करेगा, उसको बोला जाता है पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ना तो समझ में आ जाएगा।
मिशन ऑफ द कंपनी से दैट व्हाट इट कैन डू फॉर द कंट्री, वो कंट्री के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकती है, वो कंपनी का मिशन हुआ। अब क्या कर सकती है, वो हर कंपनी का मिशन अलग अलग होता है। कोई कंपनी बोलती है हम इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, हम हमारे देश में निर्भरता लाना चाहते हैं, हम हमारे देश में, सब कंपनी के मिशन अलग अलग होते हैं। यानी मिशन का मतलब वही होता है कि जो सोसाइटी में वो ऑपरेट करती है उसके हिसाब से वो अपना काम नक्की करेगी, अपना मिशन नक्की करेगी। अब आता है पर्पस। पर्पस का भी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। देखो दोनों दो का मीनिंग सेम ही है मगर अलग अलग है। तो कैसे अलग होता है, तो देखो it relate the organization with that segment of the society to which it serve। समझ में आया? सेगमेंट ऑफ दैट सोसाइटी विच इट सर्व। यानी ऊपर क्या था, मिशन में क्या था, तो मिशन में क्या था कि वो सोसाइटी में जहां वो ऑपरेट करती है उसके हिसाब से अपना मिशन रखेगी। मगर पर्पस का मतलब क्या होता है, तो इस पर्पस का मतलब भी वही होता है कि वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अपनी सोसाइटी को वो देना चाहती है। कि जैसे एग्जांपल में मेरी सोसाइटी में क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल में एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, मेरी सोसाइटी को मैं कैसे सर्व कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। पर्पस ऑफ द कंपनी सजेस्ट हाउ दिस कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड। वहाँ पे क्या था, हम क्या कर रहे हैं। पर्पस में क्या आता है, वो कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दो। मिशन में क्या था, वॉट इट कैन डू फॉर द कंट्री, वो कंट्री के लिए क्या कर सकती है। पर्पस में क्या आया कि वो काम कैसे, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे करते हैं। बट इन जनरल प्रैक्टिस मिशन एंड पर्पस आर यूज फॉर ईच अदर और जॉइंटली। मैंने पहले ही बता दिया कि अपने जैसे सामान्य लैंग्वेज में दोनों का मतलब एक ही बोलते हैं। बट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन मिशन इज डिफाइंड प्रॉपरली, it guide the manager about how to develop objective strategy and policy। है ना, वही है कि जैसा तुम्हारा मिशन होगा उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, अपने गोल, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिसी, जो नीचे हम डिटेल में पढ़ने वाले उसको तुम नक्की कर सकोगे। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। The purpose of the business is to production and distribution of goods and services। यानी हमारे बिजनेस का मकसद क्या है, माल बना के मार्केट में बेचना या तो हमको सर्विस प्रोवाइड करना, ये हमारा मिशन हो गया। भाई जो बोल्ड करा है उसको तुम्हारा अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हो। अब आता है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। अब तुम बोलेगे सर मिशन का मकसद भी ऑब्जेक्ट, भाई मैंने बोला ना प्रैक्टिकल लैंग्वेज में सबके मीनिंग एज इट इज सेम ही, but practically according to management point of view the whole words have a different meaning। मिशन ही आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका मिशन, आपका गोल, आपका अचीवमेंट नक्की करता है। तो जैसे हमने मिशन नक्की कर लिया तब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, मकसद। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेटेड व्हाट इज टू बी डन। यानी हमको क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज द प्राइमरी एम्फेसिस टू बी प्लेस एंड व्हाट इज द अकम्पलिशमेंट बाय वेरियस टाइप ऑफ प्लान। यानी ऑब्जेक्टिव हमको ये बताता है क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, व्हाट टू डू, how to do, for whom to do, and how much to do। Firstly, the organizational objective are established। एमसीक्यू में आ सकते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव नक्की किए जाएंगे। जैसे एमबीए में पढ़ा था ना, KYA की रिजल्ट एरिया KR है कि आपके बिजनेस का मकसद प्रॉफिट करना है, आपके बिजनेस का मकसद मार्केट का शेयर बढ़ाना है, आपके बिजनेस का मकसद अचीवमेंट करना है, आपके बिजनेस का मकसद एक्सपांड करना है, आपके बिजनेस का मकसद प्रॉफिट इंक्रीज करना है, आपके बिजनेस का मकसद मैक्सिमम डिविडेंड प्रोवाइड करना है, आपके बिजनेस का मकसद मॉडर्नाइज करना है, आपके बिजनेस का मकसद रिसर्च करना है, आपके बिजनेस का मकसद मैन्युफैक्चरिंग करना है, इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे ही तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद तुम जाओगे डिपार्टमेंटल, सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल। कि भाई जैसे एग्जांपल फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, कलेक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट का कैसा कैसा काम करवाना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। एंड फाइनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच मैनेजर आर एस्टैब्लिश ने छेल्ले जो वो डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए उनका ऑब्जेक्टिव नक्की किया जाएगा। तो फर्स्ट वन इज मिशन एंड पर्पस। मिशन का मतलब सोसाइटी को सर्व कैसे करना है, बराबर ना, हाउ इट कैन डू फॉर द कंट्री, यानी वो देश के लिए सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती है उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले वो नक्की करेगी कि हमारे बिजनेस कौन से मकसद से चालू करना है। जैसे ही आपने बिजनेस का मकसद अचीव करा तो सेकंड आता है डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के बाद तुम्हारा थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है जो डिपार्टमेंट के हेड्स है, लीडर्स है, मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। नाउ कम पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी भी एक जात का प्लानिंग होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं ना, जनरली स्ट्रेटेजी में क्रिकेट के तौर पे बताऊंगा क्योंकि अभी आईपीएल चल रही है तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो उस पर जनरली यूज़ होता है कि अब हमारे धोनी क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, उनके जो मेन बॉलर उनको तो बहुत रन पड़ रहे, तो अब धोनी की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी किस प्रकार की स्ट्रेटेजी, किस प्रकार की टेक्निक मेथड एस्टैब्लिश करती है। तो स्ट्रेटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रिलेट इटसेल्फ विथ एनवायरनमेंट। याद करना, स्ट्रेटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू विच it relate itself with the environment to develop certain एडवांटेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी बनाई गई के लिए जाती ताकि जो तुमने पॉइंट नंबर 2 में आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव नक्की करे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करने के लिए जो प्लानिंग करोगे उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज ए जनरल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जनरल प्रोग्राम ऑफ एक्शन और स्पेशल टाइप ऑफ प्लान। आ गया ना, मैंने बोला ना एक जात का प्लानिंग हो जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ प्लान prepared by the organization to meet challenges created by competitor and environmental forces। अब environmental forces का मतलब क्या है? तो एफ आई बी कॉम आप एस पी में पढ़ चुके थे, नेचुरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चर एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। तो ये सब एनवायरनमेंट ऐसे जो बिजनेस को आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, आपके कॉम्पिटिटर में चेंज आता है, आपके कॉम्पिटिशन लेवल में चेंज आता है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंज आता है, तो आपको कैसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है जिसके सामने आप अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सको। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन में एंटीसिपेट प्राइस कट बाय कॉम्पिटिटर, इट में अप्लाई स्ट्रेटेजी ऑफ एडवर्टाइजिंग टू एजुकेट एंड कन्विंस कंज्यूमर अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे मैं भी 100 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर भी 100 रुपये में बेच रहा है। अब मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या बोला, दिवाली नो स्कीम 90 रुपया में माल ले जाओ। तो अब मैं कॉमन है, मैं 90 रुपये तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परचेज कीमत, मेरी प्रोडक्शन कीमत 95 है। तो मैं एडवर्टाइज कैसे करूँगा कि भाई तुम क्वालिटी देखो उसके बाद प्रोडक्ट खरीदो। सस्ता माल, हर सस्ता माल अच्छा नहीं होता, यू कैन ट्राई एटलीस्ट, है ना। आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे इस्तेमाल करनी है कि भले आपका कॉम्पिटिटर अपनी कीमत कम कर रहा है, आप कीमत कम नहीं करोगे फिर भी तुम अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बेच सकोगे। तो आपको ये सब प्लानिंग करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी लेवल। और स्ट्रेटेजी हर लेवल पर होती है, चाहे कॉर्पोरेट लेवल हो, बिजनेस लेवल हो, फंक्शनल लेवल, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, पूरे बिजनेस लेवल का हो, कि भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लेवल का हो। क्लियर? स्ट्रेटेजी के बाद आती है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी लैंग्वेज में। क्लियर ना? मगर मैंने बताया मैनेजमेंट में सब अलग है। पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग, पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। यानी पॉलिसी वो है जो आपको बिजनेस के डिसीजन लेने में मददगार साबित होती है। अस पॉलिसी स्पेसिफाई द लिमिट विच इन विच डिसीजन आर टू बी मेड। यानी पॉलिसी आपको बता देती है कि आपको कितनी हद में लेके निर्णय लेना है। जैसे एग्जांपल, भाई कॉम्पिटिटर लोग तो भाव कम पे कम करते जा रहे हैं, तो तुमको डिसीजन लेना है कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है, कि क्या तुमको भी दूसरों की तरह प्राइस कम करना है, अगर कब करना है तो कितनी लिमिट में कम करना है। तुम लॉस में तो बिजनेस नहीं कर सकते।
तो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपने सही पॉलिसी ली, सही पॉलिसी तैयार की अपने बिजनेस के लिए, तो आप हमेशा बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। क्लियर। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है मेथड, रीत, तरीका। तो अकॉर्डिंग टू टेरी एंड फ्रैंकलिन, procedure is a series of related tasks. Procedure means method, related tasks that make up the chronological का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस एंड एस्टैब्लिश वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क। ने किस प्रकार से काम को कंप्लीट करना है, किस प्रकार से काम को एकम्प्लिश करना है, वो आपको प्रोसीजर के, प्रोसीजर मीन्स मेथड, कि आपको काम कैसा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, कौन से इंसान को क्या काम करना है, कैसा काम करना है, किस प्रकार काम करना है, कौन सी टेक्निक और प्रोडक्ट से काम करना है, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन। ये एमसीक्यू में आ सकता है। प्रोसीजर क्या बताते हैं? प्रोसीजर तुम्हारे गाइडलाइन है कि तुम इसको देख के काम करोगे। जैसे आ गया ना कि कौन सा काम कौन करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, किस प्रकार करेगा, और इसमें लिमिटेशन भी आ जाती है कि ये वर्कर का काम इतना ही है तो ये वर्कर उतना ही काम करेगा, ये लोगों का काम ये है तो ये लोग यही काम करेंगे, ये अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के कोई और डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। क्लियर। ये हुआ प्रोसीजर। पर्पस एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, पॉलिसी। अब आता है रूल्स। रूल्स क्या है? तो रूल्स आर द रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस। रूल्स आर द प्रिस्क्राइब गाइड, दे आर एस्टैब्लिश बाय द अथॉरिटी। ये पूछ सकते हैं कौन बनाते हैं रूल्स? कॉमन है, जो टॉप लेवल के हो गए वो लोग बनाते हैं। एंड यूटिलाइज इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय अबाउट कंडीशन अंडर विच एक्टिविटी आर टू बी परफॉर्म। यानी रूल्स वही बताते हैं कि किसको किस प्रकार कैसे काम करना है, तुम्हारी मर्यादा क्या है, तुम्हारी लिमिटेशन क्या है, तुम्हारे रूल्स क्या है, तुम्हारा रेगुलेशन क्या है, जो हर वर्कर, हर एम्प्लॉय, हर लेवल वालों को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एंड डेफिनेट, पहले से नक्की होते। विच इन्वॉल्व नो डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट देम। उसको स्वीकारे बिना तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस ओपन एट 8 AM और स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द फैक्ट्री। बराबर एक एग्जाम्पल है कि भाई ये सबके लिए रूल्स है, चाहे टॉप लेवल का हो, चाहे मिडल लेवल का हो, चाहे बॉटम लेवल का हो। तो रूल्स क्यों होने चाहिए? तो रूल्स ब्रिंग रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब जागरूकता। अगर आप रूल्स नहीं लगाओगे तो सब अपना अपने हिसाब से आएंगे, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। इसके लिए रूल्स होना जरूरी है। रूल्स कम्युनिकेट द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर। यानी ऑब्लिगेशन का मतलब भाई तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी मर्यादा क्या है। रूल्स वही चीज पे डिपेंड करता है। अगर सही रूल्स बनाए तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव इजीली हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोग्राम। ये सबका निचोड़ आ गया प्रोग्राम, यानी तुमने ऊपर जो भी बना उसका एक पूरा के पूरा पैकेज तैयार कर दो। अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड whose benefit will be available in future. Project contribute toward the realization of organizational objective। यानी प्रोग्राम का मतलब जी होता है कि जैसे आपने प्लानिंग, जैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई जब तक अपना ऑफलाइन लेक्चर चल रहा है वहाँ तक हम थियरी सब्जेक्ट पूरा कर देंगे। एज पर माई कमिटमेंट मैंने एमई में यूनिट 1 अवर कर दिया, एचआरएम के 2 यूनिट अवर कर दिए, पीओएम का 2 यूनिट लगभग अवर होना है। तो मैं मेरे बॉन्डिंग पे पूरा बंधा हुआ हूँ। तो हमने प्रोग्राम तो यहाँ जैसे ही परमिशन मिलेगी तो जो हार्ड टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो टिपिकल टॉपिक है, वो प्रैक्टिकली फिजिकली बुला के पढ़ा दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज ए यूनिक, इनफ्रीक्वेंट एंड सम टाइम इवन अनफेमिलियर। क्योंकि चेंज होते हैं ना कि भाई जैसे मैंने बताया था कि भाई 15 अगस्त से चालू हो जाएगा, उसके बाद सितंबर आया, अक्टूबर भी खत्म होना आया। तो कॉमन है, प्रोग्राम चेंज होते रहते डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि ये अनसर्टन है, इनफ्रीक्वेंट है, के नहीं होते। बराबर है। तो प्रोजेक्ट हैज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लाइन टाइम फेसिंग एंड बजटिंग। इसमें दोनों दो चीज जरूरी है।
कि टाइम के हिसाब से चलो और बजट पे भी फोकस करो। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आपका खर्चा ना बढ़े, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि भाई मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आपके पास जब नेट हो, जब अवेलेबिलिटी टाइम हो, तब आप देख सकते हो। तो मैंने अपना भी बजट तय नक्की रखा, तुम्हारा बजट का भी ध्यान रखा। तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम में आती है ना, काम को कैसे कंप्लीट तरीके से कंप्लीट करना है। क्लियर। लास्ट टॉपिक इज बजट। बजट सबको मालूम है, मेरे से अच्छा आपको मालूम है कि भाई कितना खर्चा पहले से नक्की करके रखना। बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। रिजल्ट नहीं बोला, एक्सपेक्टेड, यानी तुम क्या नक्की करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सोच कहाँ तक है। सच रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जनरली बजट एक साल का होता है, अपने जो गवर्नमेंट के होते हैं वो भी 5-5 साल के बजट बनते हैं, 6-6 महीने के बनते हैं, 2-2 साल के बनते हैं। पर जनरली बिजनेस में हर साल का बजट होता है। बजट में भी एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स और इन नंबर, पूरा आंकड़ों में जाएगा, ऊपर जा गया। बजट इज प्रिपेयर फॉर मनी, कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना समय लगेगा, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से पैसा देना है। बराबर। द बजट इंडिकेट सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितना बेचान होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कब प्रमोशन देना है तो कितना प्रमोशन देना, उसका पे स्केल क्या रहेगा, ये सब चीज बजट के अंदर तैयार रहती है। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 1 का टाइप्स ऑफ प्लान डिटेल में ओवर हुआ। ओके।